क्लास में हम पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर के बारे में। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर क्या है? ग्राउंड वाटर इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ अवेलेबल फ्रेश वाटर। टोटल अर्थ पे जितना वाटर है उसका अप्रोक्स 97% तो वाटर ओशियन में है, सलाइन वाटर है। रिमेनिंग 2.5% अप्रोक्स जो वाटर है फ्रेश वाटर, उसमें 68% तो ग्लेशियर में है। ग्लेशियर में है तो ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, 30% ग्राउंड वाटर है, 2% सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में हो गए अपने लेक्स, रिवर्स। ठीक है, तो अपने लिए जो अवेलेबल वाटर है, ह्यूमन बीइंग के लिए जो वाटर अवेलेबल है, उसमें सबसे बड़ा सोर्स है ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। अनइवन क्यों है? क्योंकि हर जगह प्रेसिपिटेशन अलग होती है। ग्राउंड वाटर का मेन सोर्स है प्रेसिपिटेशन। अब भाई प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगी तो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर ज़्यादा होगा। ग्राउंड वाटर जो वाटर टेबल है उसका लेवल ऊपर होगा। वही जो डेजर्ट एरिया हो गए तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम है, तो ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर भी कम होता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ आर इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। क्लाइमेट चेंज के कारण प्रेसिपिटेशन का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, और पॉपुलेशन ग्रोथ जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो ग्राउंड वाटर की डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि फ्रेश वाटर, अभी देखो पॉल्यूशन के कारण फ्रेश वाटर सोर्सेज है, वो जो सरफेस वाटर के फ्रेश वाटर सोर्स है, रिवर या लेक्स, वो तो पोल्यूटेड हो गए। तो मेनली जो ह्यूमन बीइंग है उसकी वाटर की डिपेंडेंस ग्राउंड वाटर पे ज़्यादा है। उस वजह से इस पे एक्सट्रीम प्रेशर है। अभी न्यूज़ में आप सुनते होंगे कि वाटर टेबल नीचे चला गया, रेड जोन हो गया, ब्लैक जोन हो गया, तो वो कंडीशन है। ग्राउंड वाटर के क्या यूज़ है? तो ये ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। मतलब जो भी प्रोसेस जहाँ वाटर चाहिए तो मेनली सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, क्या चैलेंज है इसके? तो कि ओवर एक्सट्रैक्शन, क्या हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और कंटामिनेशन। कंटामिनेशन यानी कि पोल्यूशन ऐड हो रहा है ग्राउंड वाटर में भी। अब जैसे माइनिंग जैसी कोई प्रोसेस है, या सरफेस पे अगर कोई केमिकल, जैसे ये किसी वाटर बॉडी में हमने केमिकल रख दिया, तो ये जब इस रेन होगी तो ये रेन वाटर के साथ मिक्स होके ग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो इस तरह से ग्राउंड वाटर भी पोल्यूटेड हो रहा है। मतलब कि पोल्यूशन के कारण सरफेस वाटर बॉडी तो पोल्यूटेड हो ही रही है, ग्राउंड वाटर भी इससे मतलब बचा हुआ नहीं है, ग्राउंड वाटर में भी पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर की डेफिनेशन क्या है? तो सिंपल वर्ड में बोले तो वाटर फाउंड अंडरग्राउंड इन द क्रैक्स एंड स्पेस इन द सॉइल, सैंड एंड रॉक। यानी कि सरफेस के नीचे जो भी सैंड, सॉइल, रॉक है, उसके बीच के जो स्पेस है वहां पे जो वाटर है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज द वाटर दैट एग्जिस्ट अंडरग्राउंड इन सैचुरेटेड जोन बीनीथ लैंड सरफेस। लैंड सरफेस के नीचे सैचुरेटेड जोन। सैचुरेटेड जोन यानी कि पूरा वहाँ वो जोन और ज़्यादा वाटर को होल्ड नहीं कर सकता है, यानी उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पूरी हो चुकी है, पूरा कंप्लीटली सैचुरेट हो चुका है। ठीक है, सैचुरेशन यानी कि 100% एफिशिएंसी, इससे ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते। द अपर सरफेस ऑफ द सैचुरेटेड जोन इज कॉल्ड वाटर टेबल। अभी जैसे कि ये क्लाउड है, प्रेसिपिटेशन हुई, रेन हुई, तो उसमें से कुछ वाटर इनफिल्ट्रेट होगा। इनफिल्ट्रेट यानी कि सरफेस से नीचे ग्राउंड में जाएगा, और कुछ वाटर रन ऑफ के थ्रू जो सराउंडिंग में स्ट्रीम या रिवर है उसमें चला जाता है। ठीक है, तो ये इनफिल्ट्रेट हुआ। अभी जैसे कि सरफेस के नीचे ये रॉक्स है, जिसमें देखो ये बीच में स्पेस है कुछ, कि भाई ये सैंड के पार्टिकल है या रॉक के पार्टिकल है, तो बीच में कुछ स्पेस रहता है, खाली स्पेस रहता है। ठीक है, जब तक इसमें वाटर नहीं है तो इसमें या तो एयर फिल होगी या ये एम्प्टी होते हैं। जब रेन वाटर के थ्रू वाटर इनफिल्ट्रेट होता है तो इन जो ये एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे वाटर फिल हो जाता है। ठीक है, और जब ये रेन खत्म होगी तो उसके थोड़े टाइम के बाद ये एक लेवल में आ जाएगा, कि वाटर हमेशा एक लेवल में रहता है ना। अभी जैसे यहाँ पे रेन हुई तो एक बार को इतना जो ये जोन है यहाँ पे ये पूरा सेचुरेट हो जाएगा, पर धीरे धीरे कि भाई यहाँ पे अगर रेन नहीं हुई है तो ये वाटर धीरे धीरे करके एक लेवल में आ जाएगा। अभी जैसे करंट लेवल ये है, थोड़ी प्रेसिपिटेशन हुई तो ये लेवल इतना हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस जो ये लाइन है इसके नीचे सैचुरेटेड, इसके नीचे कंप्लीटली
जो स्पेस है वो पानी से फिल होंगे, और इसके ऊपर जो भी स्पेस है ये खाली रहेंगे, यहाँ पे वाटर नहीं होगा। यानी कि इन ये जो पोर्स है इसमें या तो एयर होगी या कुछ अमाउंट में वाटर होगा, या मतलब मॉइस्चर होगी। और एक लेवल के नीचे ये कंप्लीटली वाटर से फिल होंगे, ठीक है। यहाँ पे एयर नहीं होगी क्योंकि पूरा वाटर ने फिल कर लिया है, ठीक है। यानी कि जो कंप्लीटली वाटर से फिल होंगे उसको बोलते हैं सैचुरेटेड जोन। और जो जोन जो सैचुरेटेड नहीं है, जिसमें एयर फिल है या थोड़ी बहुत मॉइस्चर है, उस जोन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड जोन या वेडोज जोन, VADOSE, वेडोज जोन, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है, या हम कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड जोन का लोअर पार्ट या सैचुरेटेड जोन का अपर पार्ट, उसको बोलते हैं वाटर टेबल, ठीक है। वाटर टेबल का मतलब है कि इस अमाउंट की, जैसे ये एरिया का वाटर टेबल है 10 मीटर, सपोज 10 मीटर है, तो इसका मतलब है कि हमें 10 मीटर से ज़्यादा डेप्थ का वेल डिग करना पड़ेगा, तब हमें ग्राउंड वाटर मिलेगा। भाई अभी ये 10 मीटर है, 10 मीटर का हमने ये यहाँ पे एक वेल बनाया, तब तो यहाँ वाटर है ही नहीं ना। अब 10 मीटर से जैसे 11 मीटर का बनाया, तब हमें ये कुछ अमाउंट में वाटर मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वाटर टेबल। अभी ग्राउंड वाटर के क्या प्रोसेस है, तो देखो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन होगा। सबसे पहले ये रेन हुआ, फर्स्ट प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन हुआ, ठीक। वाटर इनफिल्ट्रेट द ग्राउंड, प्रेसिपिटेशन होने के बाद कुछ वाटर रन ऑफ में जाएगा और कुछ वाटर इनफिल्ट्रेट होगा और नीचे ग्राउंड वाटर में जाएगा। परकोलेट डीपर थ्रू द सॉइल एंड रॉक, अब ये नीचे जाएगा, यहाँ पे कहीं सॉइल होगी, कहीं रॉक होगी, कहीं मिक्सचर होगा, और ये धीरे धीरे अपना रास्ता बनाते हुए नीचे की तरफ मूव करता रहेगा एंड रीचेज द सैचुरेशन जोन। और फिर एक टाइम के बाद ये सैचुरेशन जोन पे आ जाएगा। सैचुरेशन जोन पे ये वाटर आया तो उसके बाद ये नीचे नहीं जा पाए, क्योंकि नीचे कंप्लीटली ये वाटर से फिल है, ठीक है। तो फिर ये वाटर इस साइड मूव करके ये जो सैचुरेशन जो लेवल है या वाटर टेबल है, इसको इंक्रीज करेगा, ठीक है। रीच द सैचुरेशन जोन वेयर ऑल स्पेस फिल्ड विथ वाटर, वाटर टेबल इज द टॉप ऑफ द सैचुरेशन जोन। भाई सैचुरेशन जोन का टॉप बोले या अनसैचुरेशन जोन का बॉटम बोले या इन दोनों की बाउंड्री बोले, वो हो गया हमारा वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर फ्लोज स्लोली अंडरग्राउंड, अभी ग्राउंड वाटर ये धीरे धीरे मतलब मूव करेगा। अब इसके बाद कि भाई इस एरिया में रेन हुई है तो यहाँ वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है, और सराउंडिंग में यहाँ पे वाटर रेन कम हुई है तो यहाँ पे वाटर टेबल का लेवल नीचे है, तो ये फिर हॉरिजेंटली मूव करेगा कि भाई ओवरऑल वाटर हमेशा ये ट्राई करता है कि हर जगह लेवल इक्वल रहे, ठीक है। और अल्टीमेटली डिस्चार्ज टू सरफेस एट अ स्प्रिंग या सीप या फीड टू रिवर एंड लेक। जैसे कि ये एक बड़ा लैंडस्केप है, जैसे ये एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया है इस टाइप का। अब यहाँ पे वाटर टेबल का लेवल है, ये वाटर टेबल का लेवल है, ये हमारी वाटर टेबल है, ठीक है। यहाँ से एक रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये वाटर टेबल अगर कंटिन्यू अपने स्ट्रेट लाइन में रहेगी तो ये इस पॉइंट पे वाटर टेबल जो सरफेस है उसके ऊपर आ गई। यानी कि भाई जनरली जहाँ पे रिवर होती है वहाँ पे जो अबोव मीन सी लेवल हाइट होती है ना, यानी कि भाई रिवर है वहाँ पे जमीन का लेवल नीचा होगा और सराउंडिंग एरिया वहाँ पे हाइट ज़्यादा होती है। तो अभी देखो यहाँ का एवरेज एलिवेशन सपोज 200 मीटर है और यहाँ पे वाटर टेबल का लेवल है 15 मीटर, और ये रिवर चल रही है, और जो रिवर का सबसे नीचे का पोर्शन है यहाँ पे मीन सी लेवल हाइट है सपोज 180 मीटर, ठीक है। तो ये इस एरिया के बाद, इस पॉइंट के बाद जो वाटर टेबल है और रिवर है ये दोनों मिक्स हो गए, यानी कि यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है ये रिवर को सप्लाई करेगा, रिवर को फीड करेगा, रिवर को वाटर की सप्लाई ग्राउंड वाटर के थ्रू भी मिलती है। जनरली जो पेरेनियल रिवर होते हैं, पेरेनियल रिवर यानी कि वो रिवर जो 12 मंथ चलते हैं थ्रू आउट द ईयर, जिसमें वाटर की सप्लाई चलती रहती है, तो उसमें उन रिवर में जो मानसून सीजन के 4 मंथ तो रन ऑफ के थ्रू वाटर आएगा या ग्लेशियर के थ्रू या किसी लेक के थ्रू, पर बाकी के टाइम में जो रिमेनिंग 8 मंथ्स है, जो ड्राई पीरियड है हमारा, उस टाइम रिवर का मेन वाटर सोर्स होता है ग्राउंड वाटर। तो इस तरह से ये ग्राउंड वाटर रिवर को फीड करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट हो गई, भाई प्रेसिपिटेशन हुई,
अब ये रिवर को फीड करेगा, ये रिवर अल्टीमेटली ओशन में जाएगी, और या फिर ये रिवर की सरफेस है, यहाँ से वापस इवापोरेशन होगा, और इवापोरेशन होने के बाद वापस प्रेसिपिटेशन होगा, और इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, अब ये डिटेल में नोट्स है, आप इस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो कि प्रेसिपिटेशन क्या है। प्रेसिपिटेशन लैंड पे फॉल करेगा, फिर इनफिल्ट्रेशन होगा, परकोलेशन होगा, और ग्राउंड वाटर का फ्लो होगा और डिस्चार्ज होगा। ग्राउंड वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स है, ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल है भाई, रिन्यू हो सकता है, पर इसका रिप्लेनिश जो रेट है ग्राउंड वाटर का रिचार्ज की जो रिचार्ज करने की रेट है वो स्लो होती है। कि भाई जिस रेट से हम वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जितना यूज में हमें चाहिए, तो भाई पहले क्या होता था कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ये 15 मीटर की वाटर टेबल है, तो जो 8 मंथ का ड्राई पीरियड होता है, तो उस टाइम पे सपोज हमने 1 मीटर तक जो वाटर था उसको यूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद वापस रेन हुई, तो ये 1 मीटर वापस लेवल इंक्रीज हो गया, और अल्टीमेटली 15 मीटर पे कांस्टेंट है, मोर और लेस। कि भाई किसी साल में अगर ज़्यादा हुई है बारिश, तो ये 15 से 14 हो गया, या ड्रॉट का पीरियड है वो आया तो 16 हो गया, 17 हो गया। पर अभी क्या है कि क्लाइमेट चेंज के कारण पहली बात तो जो प्रेसिपिटेशन की जो रेट है वो चेंज हो रही है, कई जगह पे ज़्यादा हो रहा है, कई जगह पे कम हो रहा है। दूसरी बात, हम यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में एक्सटेंसिव ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, तो उस चक्कर में जैसे कि भाई फर्स्ट ईयर में 15 मीटर है और हमने 5 मीटर यूज़ कर लिया, तो ये 20 मीटर हो गया, जो वाटर टेबल थी 20 मीटर ग्राउंड के नीचे तक हो गई, और रैन हुई हमारी वापस 1 मीटर, यानी कि वापस रिचार्ज हुआ 1 मीटर, तो वापस 19 मीटर हुआ। अब 19 मीटर के बाद नेक्स्ट ईयर हमने फिर 5 मीटर यूज कर लिया, तो ये चली गई 24 मीटर पे। तो इस तरह से कंटिन्यू नीचे नीचे जा ही रही है। ठीक है, तो ये कहने को रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल है, कि भाई ये रिन्यू हर साल होता है प्रेसिपिटेशन होने के बाद, पर ये बहुत स्लो रेट में होता है, ये प्रोसेस बहुत स्लो है। अब हम बात करते हैं एक्वीफर की। एक्वीफर क्या होते हैं? एक्वीफर यानी कि जो ग्राउंड वाटर को स्टोर करते हैं। भाई ये सरफेस है, इसके बाद ये यहाँ पे सॉइल है, यहाँ से ग्राउंड वाटर नीचे जाता है, तो नीचे कोई ना कोई एक ऐसी लेयर होती है जिसके आर पार वाटर जा नहीं सकता है, कि ये लेयर है जो वाटर को ब्लॉक कर देती है, कि इस लेवल के बाद वाटर नीचे नहीं जाएगा। तो इस ये जो है रॉक या कोई भी बॉडी है, इसको बोलते हैं एक्वीफर, यानी कि इस पूरी बॉडी के ऊपर ही पूरा वाटर होल्ड हो रहा है, यानी ये एक तरह से वाटर का टैंक कह सकते हो आप, कि इसमें ये बहुत बड़ा रिजर्वायर होता है जिसमें ग्राउंड वाटर स्टोर रहता है, उसको बोलते हैं एक्वीफर। एक्वीफर इज अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन दैट कैन स्टोर एंड ट्रांसमिट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, कि ये स्टोर भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। ट्रांसमिट यानी कि ये जो वाटर स्टोर है इसको हम निकाल भी सकते हैं वापस, ठीक है, या ये साइड में भी मूव कर सकता है। ठीक है, एक्वीफर की मेन दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक होता है पोरोसिटी, एक होता है परमिएबिलिटी। पोरोसिटी मीन्स स्पेस विद इन द रॉक और सेडिमेंट टू होल्ड वाटर। अभी ये जैसे नीचे एक रॉक लेयर है जो वाटर को प्रिवेंट कर रही है, पर इसके ऊपर जो सॉइल या रॉक होगी, तो इनके बीच में कुछ स्पेस होगा, उसी के अंदर तो वाटर होल्ड होगा। ठीक है, तो ये कितना स्पेस है उसको डिफाइन करते हैं हम पोरोसिटी से। और परमिएबिलिटी क्या होता है? परमिएबिलिटी मीन्स अलाउ वाटर टू फ्लो थ्रू द इंटरकनेक्टेड स्पेस। अब यहाँ पे वाटर है, ये जैसे भाई स्पेस है बीच में, वॉइड जो एम्प्टी जगह पे है, यहाँ पे वाटर स्टोर है, पर जो ये मटेरियल है जहाँ पे वाटर स्टोर है, इसका अगर फोर्स इतना ज़्यादा है कि इस हम वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये वाटर हमारे कोई काम का नहीं है। कि भाई यहाँ पे वाटर है, पर जो पार्टिकल उन्होंने इतना स्ट्रांगली उसको होल्ड कर रखा है कि हम उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये यूज करने की जो कैपेसिटी है, या वाटर किस रेट से मूव कर रहा है, अगर हम यूज कर पा रहे हैं तो फिर भी ये बहुत धीरे धीरे इस वाटर को रिलीज कर रहे हैं, तो ये चीज आती है परमिएबिलिटी में। ठीक है, कि वाटर ये फ्लो कर रहा है जो ग्राउंड वाटर में, उसकी क्या रेट है, किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं पोरोसिटी की। पोरोसिटी इज द मेजर ऑफ द वॉइड स्पेस इन अ मटेरियल। पोरोसिटी को नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड स्पेस, यानी खाली जगह का वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, वी।
ठीक है। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड ओवर द टोटल वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस जो फील्ड वॉल्यूम है, जो वॉइड नहीं है, जो भरा हुआ है, फील्ड वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। तो सपोज करो कि ये इतना बड़ा एक रीजन है जिसमें ये कुछ सॉइल के पार्टिकल है। ठीक है, इसका टोटल वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब और ये सॉइल पार्टिकल फिल है 8 मीटर क्यूब में। ठीक है, तो इसकी पोरोसिटी क्या हो गई कि भाई खाली कितना है, वॉइड कितना है, तो वॉइड है 10 बाई इसका वॉल्यूम है टोटल, जिसमें से 8 में सॉइल है, 8 फिल है, एम्प्टी हो गया 2, तो 2 बाई 10, इसको लिख दिया 0.2, या इसको परसेंटेज में लिखना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो गया 20%। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस भरा हुआ कितना है, फील्ड वॉल्यूम कितना है 8, ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना है 10, 1 माइनस 8 बाई 10 करेंगे तब भी 0.2 आएगा या 20% ही आएगा। ठीक है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड ओवर द टोटल वॉल्यूम एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1। इसकी रेंज होती है 0 से 1। अगर कंप्लीटली फिल है तो पोरोसिटी हो जाएगी 0, और पूरा खाली है, ये जैसे एक है जिसके अंदर कोई सॉइल है ही नहीं, ठीक है, तो इसकी पोरोसिटी हो गई 1। या परसेंटेज में लिखे तो 0% से 100%। 0 यानी कि कोई पोरोसिटी नहीं है, कोई खाली स्पेस नहीं है, 100% यानी कि कंप्लीटली खाली है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ये वापस इसकी डेफिनेशन होगी कि क्या रेशियो है खाली जगह का टोटल वॉल्यूम के साथ, क्या रेशियो है, उसी को हम बोलते हैं पोरोसिटी। ठीक है, अब हम सॉइल की बात करें तो सॉइल की दो टाइप की डेंसिटी होती है, एक होती है बल्क डेंसिटी, एक होती है पार्टिकल डेंसिटी। ठीक है, बल्क डेंसिटी क्या है, इज द मास ऑफ द ड्राई सॉइल पर यूनिट बल्क वॉल्यूम इंक्लूडिंग पोर स्पेस। बल्क डेंसिटी का मतलब है कि जैसे ये 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का एक कोई बॉक्स है, ठीक है, इसमें हमने पूरा कंप्लीटली ये सॉइल से फिल कर दिया। ठीक, तो जैसे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ठीक है, और इसमें सॉइल कितनी आई, इसमें सपोज इसका फिर वेट करने के बाद हमें मिल गया कि 2000 kg इसमें सॉइल है। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई कि भाई 2000 kg डिवाइड बाई 1000 लीटर, या फिर इसको हम 1000 लीटर या सेंटीमीटर क्यूब इसको लिख सकते हैं। तो ये अल्टीमेटली हो गई 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, ये हो गई बल्क डेंसिटी, यानी कि ड्राई सॉइल का सैंपल लिया एक पूरे में, और फिर जो बॉक्स है जिसमें सैंपल है उसका वॉल्यूम डिवाइड, और इसके ऊपर रखना है जो ड्राई सॉइल का सैंपल है उसका मास कितना है। तो ये जैसे इस बॉक्स को पूरा हमने कम्प्लीटली फिल किया, तो इसमें मास था इसका 2000 kg। ठीक है, और इसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब या 1000 लीटर, तो इसकी ये डेंसिटी आ गई 2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये इसकी हो गई बल्क डेंसिटी। अब इस बल्क डेंसिटी में क्या है कि जो सॉइल है ये भी इंक्लूड है, ये जो खाली स्पेस है ये भी इंक्लूड है। ठीक है, इसके जो वॉल्यूम में जो सॉइल ने वॉल्यूम कवर किया है वो भी है, पर सॉइल के पार्टिकल देखो ऐसे स्क्वायर शेप में तो होते नहीं है, वो जनरली ऐसे राउंड शेप में ही होता है, तो इनके बीच में कुछ न कुछ स्पेस तो रहता ही है कि भाई इसमें ये ड्राई सैंपल है सॉइल का, इसके ऊपर हम कुछ अमाउंट में वाटर ऐड करेंगे तो ये सॉइल इस वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, यानी कि ये वाटर है जो इन खाली स्पेस में आएगा, यहाँ पे फिल होगा। ठीक है, पर बल्क डेंसिटी में हम उस जो खाली वॉल्यूम है उसको भी कंसिडर करते हैं। पार्टिकल डेंसिटी में क्या है कि द मास ऑफ द सॉइल पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल पार्टिकल ओनली। इसमें जैसे भाई ये एक पार्टिकल है सॉइल का, सिर्फ एक पार्टिकल है, इसका कितना वॉल्यूम है और इसका कितना मास है, जैसे इसका ये पार्टिकल है, इसका मास डिवाइड बाई इस पार्टिकल का वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे कोई
जो खाली स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, वॉइड स्पेस है, वो काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा बल्क डेंसिटी से ज़्यादा आती है। ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी क्या हो गई कि भाई मास ऑफ सॉइल पार्टिकल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक, बल्क डेंसिटी में क्या है कि मास तो हम सॉइल पार्टिकल का लेते हैं, पर वॉल्यूम में सॉइल का वॉल्यूम प्लस जो वॉइड वॉल्यूम है वो भी साथ में हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज ऊपर वैल्यू ये 1000 है, इसमें सॉइल का वॉल्यूम सपोज ये 1800 800 ले लिया, तो इसकी वैल्यू आ गई कुछ 1.25। पर बल्क डेंसिटी में हम साथ में वॉइड स्पेस का वॉल्यूम भी लेते हैं, तो वॉइड स्पेस सपोज 200 हो गया, तो बल्क डेंसिटी की वैल्यू हो गई 1। इसका मतलब है कि पार्टिकल डेंसिटी की वैल्यू हमेशा बल्क डेंसिटी से ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि बल्क डेंसिटी में हम वॉइड स्पेस का वॉल्यूम भी साथ में कंसिडर करते हैं। तो पोरोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, पोरोसिटी इज इक्वल टू 1 माइनस ये बल्क डेंसिटी डिवाइड बाई पार्टिकल डेंसिटी। ठीक है, बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी, इसको 1 में से माइनस करेंगे तो वो जो ब्लैंक स्पेस है वो हमें मिल जाएगा, तो वो रेशियो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो पोरोसिटी को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले है शेप एंड साइज ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अभी जैसे ये सॉइल के पार्टिकल है जो स्पेरिकल शेप में है, ये देखो राउंड है, तो इनके बीच में ये खाली स्पेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और वही अगर कोई पार्टिकल जो ऐसे स्क्वायर शेप में है, ठीक है, क्यूबिक शेप में है, तो इनके बीच में इनका अरेंजमेंट प्रॉपर हो जाएगा। ये जैसे एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक इस तरह से हो जाएगा, इनके बीच में खाली स्पेस बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो ये शेप पे डिपेंड करता है कि भाई अगर ये स्पेरिकल शेप है तो इसकी पोरोसिटी ज़्यादा होती है। वही इरेगुलर शेप है, जैसे इस टाइप का शेप है, तो यहाँ पे जो पोरोसिटी है वो कम होगी, क्योंकि पोर स्पेस कम रहेगा। ठीक है, साइज पे भी डिपेंड करता है। जनरली पार्टिकल की साइज बड़ी होती है तो ज़्यादा बड़ा गैप होता है। अभी जैसे ये और ये, इन दो में देखें तो इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, यहाँ पे बड़े पार्टिकल है और यहाँ पे पार्टिकल छोटे हैं साइज में, तो यहाँ पे ओवरऑल जो वॉइड स्पेस है, ये देखो ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये ज़्यादा है। इसमें ये स्पेस, नंबर ऑफ स्पेस ज़्यादा है, पर ओवरऑल जब इनको हम काउंट करेंगे तो इनकी वैल्यू इससे कम आएगी। जनरल ट्रेंड ये होता है, मतलब और भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं, पर बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट रख के अगर हम सिर्फ शेप की बात करेंगे या सिर्फ साइज की बात करेंगे, तो जो बड़ी साइज के पार्टिकल होते हैं वहाँ पे पोरोसिटी ज़्यादा होती है, जो छोटे साइज के पार्टिकल होते हैं वहाँ पे पोरोसिटी कम होती है। ग्रेवल है जैसे कि भाई जो इस टाइप के बड़े बड़े स्टोन्स है, तो इनके बीच में इनकी पोरोसिटी ज़्यादा होती है। और वही ये सेल्ट पार्टिकल है, तो जो बहुत छोटे हैं तो यहाँ पे पोरोसिटी कम होगी। नेक्स्ट है पैकेजिंग अरेंजमेंट। ठीक है, कि भाई उनकी पैकिंग किस तरह से है, कि भाई एकदम वो टाइटली पैक, अभी जैसे ये देखो ये एक के बाद एक डायरेक्ट कनेक्टेड है, और ये थोड़े लूज है। ठीक है, तो इनके बीच में देखो ये स्पेस है, और ये जो टाइट है तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। यानी कि अगर टाइट पैकिंग है तो पोरोसिटी कम होगी, लूज पैक है तो वो पोरोसिटी ज़्यादा होगी। सीमेंटेशन, सीमेंटेशन का मतलब है कि अ, कोई भी सॉइल या रॉक के पार्टिकल है तो उनके बीच में कुछ और भी चीज़ होती है जो उनको बाइंड करके रखती है, कनेक्ट करके रखती है। अब जैसे इस टाइप के पार्टिकल है तो बीच में कोई और चीज़ें के भाई छोटे छोटे और पार्टिकल होंगे जो आपस में कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो अगर ज़्यादा सीमेंटेशन है तो पोरोसिटी कम रहेगी, और सीमेंटेशन कम है तो पोरोसिटी ज़्यादा रहती है। कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन यानी कि उनको प्रेशर करके दबाना। अभी जैसे कि ये इस जगह पे एक ऊपर कॉम्पैक्टर हमने लगा दिया जो वाइब्रेट करके सॉइल को डिप्रेस कर रहा है नीचे, तो ये जो स्पेस है ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी पोरोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि जितना ज़्यादा कॉम्पैक्शन करेंगे उतनी पोरोसिटी कम होती है। ठीक है, और बाकी अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर ये इस टाइप के पार्टिकल इस तरह से अरेंज है, जैसे स्पेरिकल शेप में है, इस तरह से अरेंजमेंट है, तो इनके बीच में ये स्पेस देखो अलग है। वही इसी तरह से अगर अरेंज होंगे, जैसे ये और इनके बीच में एक है,
तो यहाँ पे ये देखो जो वॉइड स्पेस है ये अलग है, यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करता है कि पार्टिकल किस तरीके से अरेंज है, ठीक। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये, मतलब वो जो पीछे हमने पढ़ा था वही है, वीडियो को पॉज करके लिख लो आप ये इसके नोट्स। मेजर कैसे करते हैं पोरोसिटी को, तो डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड एंड द टोटल वॉल्यूम। ये इसमें अगर मैं गिवन है कि वॉइड का वॉल्यूम कितना है और टोटल वॉल्यूम हमें अगर पता है किसी सैंपल का, तो हम पोरोसिटी निकाल सकते हैं उसकी, ठीक है। गैस एक्सपांसन, इसमें कि जो ड्राई सॉइल का सैंपल है उसमें हम गैस को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और सेचुरेशन कब होगा कि एक टाइम के बाद और ज़्यादा गैस उस सैंपल में इन नहीं जाएगी, तो उसको उस टाइम पे जितना वॉल्यूम हमने गैस उसको दी है उस सैंपल को, तो वो वॉल्यूम उस गैस का डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल। कि भाई ये जैसे 1000 ml का एक कंटेनर है जिसमें पूरी सॉइल फिल है, ठीक है। अभी इन सॉइल के बीच में कुछ गैप है, सपोज कि 200 ml वाइड स्पेस है। तो जब हम गैस देंगे तो 200 ml गैस देने के बाद उसके बाद और ज़्यादा गैस नहीं दे सकते, क्योंकि ये कंप्लीटली फुल हो जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा उससे कि 200 ml वाइड स्पेस था इसमें, ठीक है। गैस एक्सपांसन ये हो गया। नेक्स्ट हो गया वाटर सेचुरेशन मेथड। वाटर सेचुरेशन का मतलब है कि पीछे वाला जो गैस एक्सपांसन मेथड में हमने गैस फिल करी थी, इसमें हम वाटर फिल करेंगे। यहाँ पे इसमें वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करेंगे तो ये कम्प्लीटली पूरा जब तक सेचुरेटेड हो जाएगा ना पूरा, तो उस टाइम पे हम वाटर ऐड करना बंद कर देंगे। फिर हम एस्टिमेट कर लेंगे कि कितना वाटर हमने ऐड किया है और डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है, क्योंकि वाटर भी जो वॉइड स्पेस होगा वहीं पे जाके फिल होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है इमेज एनालिसिस, कि किसी भी सॉइल का जो सैंपल है उसका अगर हमें इमेज दिया हुआ है, उसका जैसे ह्यूमन बॉडी का एक्सरे होता है वैसे उसका अगर इमेज है हमारे पास कि उसमें इस तरह का ये पार्टिकल है और बीच में वॉइड स्पेस है, तो हम काउंट कर सकते हैं कि इसका कितना वॉल्यूम है, ये वॉइड स्पेस का कितना वॉल्यूम है। इमेज के थ्रू हम एनालिसिस कर सकते हैं, पर मेनली जो प्रैक्टिकल में हम ये वाटर सेचुरेशन मेथड सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है स्पेसिफिक यील्ड यानी इफेक्टिव पोरोसिटी, कि भाई ये एक सॉइल का सैंपल है जिसमें 200 लीटर वाटर ऐड कर दिया हमने, जो वाटर सेचुरेशन मेथड के थ्रू हमने 200 लीटर वाटर ऐड किया, यानी कि इस जो सैंपल है इसमें इतनी पोरोसिटी है कि 200 लीटर वाटर ऐड हो सकता है। बट जब हम इस वाटर को वापस एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम कितना निकाल पाएंगे वापस, कि भाई कुछ अमाउंट में वाटर होगा, जैसे ये सॉइल की पार्टिकल है तो मैक्सिमम वाटर तो यहाँ पे फिल होता है जिसको हम निकाल सकते हैं। कुछ अमाउंट में वाटर होता है जो ये पार्टिकल होते हैं सॉइल के, ये खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये खुद के मॉइस्चर का लेवल इंक्रीज कर देते हैं। जब हम इस वाटर को वापस एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये जो वाटर इन्होंने खुद के लिए यूज किया है या एक सराउंडिंग एरिया तक, जैसे ये पार्टिकल है तो इसका खुद का एक अट्रैक्शन फोर्स होगा कि इतने एरिया में जो वाटर होगा उसको ये रिलीज नहीं करेगा, ये स्ट्रांगली इसको बाइंड करके रखेगा। तो जब हम 200 लीटर वाटर को ऐड करके वापस एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें सपोज वापस 150 लीटर वाटर वापस निकाल पाएंगे। तो ये 150 लीटर है, ये होगी इसकी स्पेसिफिक यील्ड, यानी कि वाटर भले ही कितना स्टोर हो रहा है पर उसमें से इतना अमाउंट ऑफ वाटर ही हमारे काम का है, क्योंकि इतना ही हम निकाल सकते हैं और तो इतना ही हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया स्पेसिफिक यील्ड, द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सैचुरेटेड रॉक पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रॉक, ठीक है। स्पेसिफिक यील्ड यानी वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एक्विफर। पोरोसिटी क्या थी कि वॉल्यूम ऑफ द वॉइड स्पेस यानी कि टोटल वाटर कितना फिल कर सकते हैं, टोटल कितना वाटर स्टोर हो सकता है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द एक्विफर।
स्पेसिफिक यील्ड में क्या है कि कितना वाटर हम निकाल सकते हैं वापस, एक्सट्रैक्ट कितना कर सकते हैं, हमारी यूज में कितना है, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर। यानी कि ये दोनों में जो नीचे की जो एंटिटी है वो सेम है, वॉल्यूम ऑफ द एक्वीफर। ऊपर की एंटिटी है वो चेंज है। पोरोसिटी में क्या है कि टोटल वाटर कितना स्टोर हो सकता है, स्पेसिफिक यील्ड में क्या है कि टोटल कितना वाटर हम यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जैसे 200 लीटर है, ये कंप्लीटली अगर हम निकाल सकते हैं तो उस कंडीशन में पोरोसिटी और स्पेसिफिक यील्ड हमेशा उस कंडीशन में इक्वल हो गए। बाकी जनरली ये होता है कि स्पेसिफिक यील्ड हमेशा पोरोसिटी से कम रहता है। ठीक है भाई, अगर ये कम स्ट्रॉन्ग, इनके बीच में फोर्स कम है, ये मॉइस्चर कम रिटेन कर रहे हैं, तो 200 में से 180 या 190 हम निकाल सकते हैं। तब भी ये 95% ही हम निकाल पाए, इस कंडीशन में हम 75 निकाल पाए। और अगर कई ऐसे जैसे क्ले है तो उसकी स्पेसिफिक यील्ड बहुत कम होती है। ठीक है, अभी ये देखो टिपिकल वैल्यू है, जैसे क्ले है, क्ले की पोरोसिटी होती है 45%। ठीक है कि भाई ये कंटेनर है, इसमें अगर क्ले फिल कर रखी है हमने, इसमें पूरा क्ले है, तो इसमें 55% वॉल्यूम तो क्ले पार्टिकल का होगा, 45% वॉल्यूम वॉइड स्पेस का है। यानी कि 45% जो वॉल्यूम है वहाँ पे वाटर आ सकता है। ठीक है, पर इसका स्पेसिफिक यील्ड है सिर्फ 3%। यानी कि इसमें से हम सिर्फ 3 यूनिट वाटर ही निकाल सकते हैं। सपोज कि ये 1 लीटर का है कंटेनर, तो इस 1 लीटर के कंटेनर में 550 ml जो वॉल्यूम है वहाँ पे तो क्ले होगी, रिमेनिंग 450 ml वाटर इसमें आएगा। इसमें 450 ml वाटर स्टोर हो सकता है। पर जब हम इस 450 ml वाटर में से वापस वाटर को निकालेंगे तो सिर्फ 3%, यानी कि 1 लीटर का 3% कितने हो गए, 30 ml। सिर्फ 30 ml वाटर ही वापस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सैंड की पोरोसिटी होती है 34, इसका स्पेसिफिक यील्ड होता है 25। यानी कि किसी भी एक्वीफर में अगर वो सैंड का बना हुआ है तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसका स्पेसिफिक यील्ड सबसे ज़्यादा है। ये इस टेबल में अगर हम देखें तो ग्रेवल का 25 पोरोसिटी है, उसमें से 22 निकाल सकते हैं। यानी ग्रेवल में ऑलमोस्ट देखो 25 उसने स्टोर किया है, 22 निकाल सकते हैं। तो यानी कि इसका और जो रेशियो है पोरोसिटी और इफेक्टिव पोरोसिटी का, वो बहुत बढ़िया है। यानी ऑलमोस्ट जितना वाटर हम दे रहे हैं उतना आप निकाल भी सकते हैं वापस। ग्रेवल और सैंड का मिक्सचर है तो उसका पोरोसिटी 20 है और स्पेसिफिक यील्ड 16 है। वैसे ये जो ग्रेनाइट हो गया या क्वार्टजाइट, ये मिनरल है, इनकी पोरोसिटी बहुत कम होती है। यानी कि इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम टाइटली और एक प्रॉपर शेप में होते हैं कि इनके बीच में खाली जगह बहुत ही कम होती है। इसलिए ग्राउंड जो ये ग्रेनाइट होता है ना, ये घर बनाने में यूज करते हैं, ताकि अपने घर के अंदर बरसात के मौसम में अंदर मॉइस्चर ना आए। उस हिसाब से ग्रेनाइट सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसकी पोरोसिटी 1% से भी कम होती है। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर है जो स्पेसिफिक यील्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो सबसे पहले ग्रेन साइज और शेप। जो पीछे पोरोसिटी में हमने पढ़ा था कि साइज और शेप मैटर करती है, तो वही चीज़ है वापस स्पेसिफिक यील्ड में। ठीक है, अगर ये इनकी साइज बड़ी है तो इजीली वाटर को हम निकाल सकते हैं, अगर छोटी साइज के हैं तो इनमें वाटर को निकालने की कैपेसिटी कम होगी। लार्ज ग्रेन साइज जनरली लीड टू हायर स्पेसिफिक यील्ड। यानी कि पीछे हमने ग्रेवल में देखा था, ग्रेवल में पार्टिकल साइज बहुत बड़ी होती है तो इसकी स्पेसिफिक यील्ड भी ज़्यादा होगा। द शेप ऑफ द ग्रेन ऑल्सो मैटर। राउंड शेप ग्रेन टेंड टू हैव हायर स्पेसिफिक यील्ड कंपेयर टू एंगुलर और फ्लैट ग्रेन्स। अभी जैसे कि ये राउंड शेप के ग्रेन है, ठीक है, और ये स्क्वायर शेप के ग्रेन है अगर, या इरेगुलर शेप के हैं, जैसे थोड़े इस टाइप के हैं। तो यहाँ से जब हम वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे सपोज यहाँ पे वाटर है कुछ अमाउंट में, तो इस वाटर को यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे ये देखो नैरो स्पेस है, तो यहाँ पे इसको कुछ दिक्कत होगी। उसके बाद वाटर यहाँ से लेके यहाँ तक इजीली आ सकता है। फिर इसको ये जो स्पेस में यहाँ पे थोड़ा कम है तो यहाँ पे आने वापस दिक्कत होगी, और वापस
इजीली आ सकता है इतनी डिस्टेंस में, ठीक है। पर इस कंडीशन क्या है, इसमें वाटर को कंटिन्यू एक नैरो पाथ ही मिलेगा, तो यहाँ पे स्पेसिफिक यील्ड इसका कम होगा, क्योंकि कंटिन्यू ये जो सराउंडिंग पार्टिकल है इनकी सरफेस का एरिया भी ज़्यादा है, तो ये मॉइस्चर भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और इनका अट्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा क्योंकि इनकी सरफेस का एरिया ज़्यादा है। और दूसरी बात, जो वाटर आएगा तो उसको स्पेस भी कम मिलेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से ओवरऑल ये स्ट्रक्चर है इसका, प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से स्पेसिफिक यील्ड कम होगा क्योंकि हम वाटर को कम निकाल पाएंगे, बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा है। और वही अगर ये राउंड शेप में है, सर्कुलर शेप में है, तो इसकी कंपेयर में इसमें हम ज़्यादा निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी देखो साइज की बात करें तो इतनी लेंथ में अगर ये देखो यहाँ पे 5 पार्टिकल है, और यही अगर बड़े पार्टिकल होते बड़ी साइज के, जैसे ये सिर्फ ये 2 पार्टिकल ही है, तो यहाँ पे वाटर को सिर्फ इतने स्पेस में और इन 2 जगह पे बाहर निकलने में थोड़ा नैरो स्पेस है, बाकी इस एरिया में वाटर इजीली फ्लो कर लेता। यानी कि ग्रेन साइज बड़ी होती है तो स्पेसिफिक यील्ड भी ज़्यादा होती है क्योंकि वाटर इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन की वजह से कॉम्पैक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये पोरोसिटी भी कम होगी, और पोरोसिटी कम होगी तो उसके साथ स्पेसिफिक यील्ड है वो भी कम होगा। पार्टिकल सॉर्टिंग, सॉर्टिंग यानी कि होमोजीनियस कितने पार्टिकल, अगर एक ही साइज के पार्टिकल है, जैसे कि ये एक ही साइज के अगर पार्टिकल है तो इनके जो स्पेसिफिक यील्ड और पोरोसिटी है वो ज़्यादा होगी। वही अगर एक पार्टिकल ये इस टाइप का है और सराउंडिंग में अलग अलग शेप के पार्टिकल है, ये ऐसे ऐसे इस टाइप के, तो यहाँ पे वाटर देखो इजीली थ्रो ये निकल सकता है, और इस कंडीशन में बहुत ऑब्स्ट्रक्शन है और वाटर का जो रूट है वो भी लंबा हो जाएगा, तो स्पेसिफिक यील्ड है वो कम हो जाएगा। यानी कि वेल सॉर्टेड सेडिमेंट्स है, यानी सिमिलर ग्रेन साइज के, हैव हायर स्पेसिफिक यील्ड, और पुअरली सॉर्टेड होते हैं उनकी जो स्पेसिफिक यील्ड होती है वो कम होती है। In poorly sorted sediment, smaller grain fill the space between larger grain and reducing the overall pore space, और उसकी वजह से जो ड्रेनेज या स्पेसिफिक यील्ड है वो कम हो जाता है। पोर साइज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कि एक बहुत बड़े एरिया में पोर साइज का किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है या उनकी सॉर्टिंग कैसे है, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल, ठीक है। अभी जैसे वाटर टेबल अगर ये ग्राउंड लेवल के बिल्कुल पास है या ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, तो ओवरऑल जो ये ऊपर की सरफेस है इसका भी तो कुछ प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी, अगर ये 15 मीटर की है तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि 15 मीटर तक हमें बाहर निकालना है। और दूसरी बात, जो यहाँ पे जो वेडोज जोन है, अनसेचुरेटेड जोन है, इसमें एयर होती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा। दूसरी बात, इसको ये रूट भी लंबा इसका ये पड़ेगा वाटर को सरफेस तक आने में। तो अगर वाटर टेबल की डेप्थ जितनी ज़्यादा होती है उतना स्पेसिफिक यील्ड कम होता रहता है। कि सपोज ये दोनों एक्वीफर एक ही मटेरियल से बने हैं, इनका पेरेंट मटेरियल एक ही है, इनकी सिर्फ वाटर टेबल का डिफरेंस है, बाकी सारे पैरामीटर अगर कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में इसका स्पेसिफिक यील्ड ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें वाटर टेबल की डेप्थ कम है, और यहाँ पे स्पेसिफिक यील्ड कम होगा। प्रेजेंस ऑफ द क्ले मिनरल, अभी पीछे हमने देखा था कि क्ले क्ले मिनरल जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक यील्ड बहुत कम होती है। तो अगर किसी एक्वीफर में क्ले का पार्टिकल ज़्यादा है, रेशियो ऑफ क्ले मिनरल ज़्यादा है, तो वहाँ पे पोरोस जो स्पेसिफिक यील्ड होगी वो कम हो जाएगी। क्ले मिनरल हैव हाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया एंड टेंड टू होल्ड वाटर टाइटली, ये जो क्ले पार्टिकल होते हैं वो वाटर को टाइटली होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। इनकी एफिनिटी वाटर के साथ ज़्यादा होती है, उसकी वजह से वाटर को एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए। इवन दो क्ले हैव हाई पोरोसिटी इट्स स्पेसिफिक यील्ड लो ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड क्ले सरफेस, यानी कि इनकी एफिनिटी, यानी कि इनके बीच में क्ले पार्टिकल और वाटर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। फ्रैक्चर एंड वेदरिंग, फ्रैक्चर एंड वेदरिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी स्पेसिफिक यील्ड ज़्यादा होगी। जैसे कि ये
एक एक्वीफर है इस टाइप का बना हुआ है, ये इसके ग्रेन्स है। अभी इसमें एक फ्रैक्चर हो गया, यानी कि ये यहाँ पे फ्रैक्चर आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये इधर ये पार्टिकल अलग होंगे और इस साइड अलग हो जाएंगे, ये बीच में एक बहुत बड़ा वॉइड स्पेस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई वाटर है, एक बार अगर इस स्पेस तक आ गया उसके बाद इसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा ही नहीं, यानी कि यहाँ से हम वाटर को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो फ्रैक्चरिंग होती है तो उतनी पोरोसिटी बढ़ जाती है और स्पेसिफिक यील्ड भी बढ़ जाता है। फ्रैक्चर्स एंड क्रैक्स इन द रॉक कैन इंक्रीज द स्पेसिफिक यील्ड बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल पाथवे, यानी इनको एक्स्ट्रा रूट मिल गया है एकदम बिना ऑब्स्ट्रक्शन का। ठीक है, वेदरिंग कैन ऑल्सो अल्टर द पोर स्ट्रक्चर। अभी वेदरिंग से देखो कि मिनरल अगर डिजोल्यूशन हो रहा है, डिजोल्यूशन यानी कि वाटर में घुल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये एक मिनरल है, इसमें से ये पार्टिकल और ये पार्टिकल डिजोल्व हो गए, तो यहाँ पे ये देखो वॉइड स्पेस जनरेट हो गया। भाई ये वाटर में सॉल्यूबल है सपोज, तो उस कंडीशन में ये दोनों वाटर के साथ डिजोल्व होके आगे मूव कर जाएंगे, तो यहाँ पे ये खाली स्पेस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में वॉइड स्पेस ज़्यादा होगी तो स्पेसिफिक यील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और वही अगर प्रेसिपिटेट हो रहा है, अभी ये यहाँ पे डिजोल्व हुआ एक पॉइंट के बाद नीचे जाके, जैसे इस कंडीशन में यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो गया, तो यहाँ पे ये जो वॉइड स्पेस थी यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्टिकल जो मिनरल पहले डिजोल्व हुआ था वो प्रेसिपिटेट हो गया, तो यहाँ पे पोरोसिटी डिक्रीज हो गई, तो स्पेसिफिक यील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि मिनरल का डिजोल्यूशन होता है वो स्पेसिफिक यील्ड या पोरोसिटी को इंक्रीज करता है, और प्रेसिपिटेशन होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं कुछ पोरोसिटी के। और सिलेंड्रिकल सॉइल सैंपल, एक सॉइल का सैंपल है जो एक सिलेंड्रिकल, ये एक है हमारा सिस्टम, इसके अंदर सॉइल का सैंपल है। इस सिलेंडर का डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर डायमीटर है, और इस सिलेंडर की हाइट है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और सैंपल द सैंपल वे 300 ग्राम्स व्हेन ड्राई, इसके अंदर पूरा ये सैंपल भरा हुआ है जो है 300 ग्राम्स का। ठीक है, आफ्टर सैचुरेशन द सॉइल सैंपल विद वाटर, इसमें जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो ये 350 ग्राम का हो जाएगा, यानी कि इसका जो मास है या वेट है वो 350 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 50 ग्राम वाटर ऐड हो गया। ड्राई सैंपल का वेट था 300 ग्राम, इसमें 50 ग्राम वाटर ऐड किया तो जो फाइनल वेट हो गया वो हो गया 350 ग्राम। Assuming the density of water is 1 gram per centimeter cube, calculate the porosity of the soil sample। तो इस soil sample की porosity क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें निकालना होगा कि ये सिलेंड्रिकल शेप है सॉइल सैंपल की, तो इसका वॉल्यूम कितना है। तो किसी सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई यानी 3.14 इंटू आर, रेडियस कितना है 5, 5 इंटू 5, हाइट कितनी है 10। ठीक, तो ये हो गया 5 इंटू 5 25, और ये 10 मल्टीप्लाई हो गया 3.14, तो ये हो गया 31.4 मल्टीप्लाई 25, कितना हो गया ये 25 इंटू 31.4, ये हो गया 785 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो अब 785 सेंटीमीटर क्यूब इसका हो गया वॉल्यूम। सॉरी, इसमें डायमीटर था वो इसका 5 सेंटीमीटर था, इसकी तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस होती है डायमीटर डिवाइड बाई 2, यानी इसकी रेडियस है 2.5, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, इसको 2.5 कर देते हैं हम, 2.5। तो इस कंडीशन में 31.4 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इंटू 2.5, तो ओवरऑल इसका वॉल्यूम आ गया 196
0.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब 196.25 सेंटीमीटर क्यूब इसका टोटल वॉल्यूम था। ठीक है, और इसके अंदर 300 ग्राम सॉइल सैंपल ऐड किया था। उसके बाद 50 ग्राम हमने वाटर ऐड किया था, 50 ग्राम वाटर ऐड किया है। अब यहाँ पे दे रखी है वाटर की डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 50 ग्राम वाटर बोल रहे हैं या 50 सेंटीमीटर क्यूब वाटर बोलो आप, एक ही बात है क्योंकि डेंसिटी इक्वल है। तो 50 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ऐड किया है, यानी कि टोटल वॉल्यूम है 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। उसमें से वाटर ऐड कितना हुआ है, 50 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था वो वॉइड स्पेस के तौर पे था, और टोटल वॉल्यूम कितना है 196.25। तो पोरोसिटी क्या हो गई, पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। तो वॉइड का वॉल्यूम कितना है 50 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 196.25। तो ओवरऑल हमारी पोरोसिटी कितनी आ गई 0.26। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, एन एक्वीफर मेड ऑफ सैंडी सॉइल हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड डेप्थ इज 2 मीटर। ठीक है, कि एक एक्वीफर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर बाई 1 मीटर का है ये। ठीक है, और इसकी डेप्थ है 2 मीटर। ठीक, ये हो गया 2 मीटर इसकी हो गई डेप्थ। ठीक है, इतना बड़ा एक एरिया है। कैलकुलेट द टोटल वाटर इट कैन होल्ड, और कितना वाटर इसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या हो गया इसका, L इंटू बी इंटू एच। लेंथ कितनी है 1, विड्थ कितनी है 1, हाइट या डेप्थ कितनी है 2, तो टोटल वॉल्यूम हो गया 2 मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये किससे बना है, सैंड से बना है, सैंडी सॉइल से। सैंडी सॉइल की पोरोसिटी कितनी होती है, पीछे हमने पढ़ा था, इसकी पोरोसिटी होती है 34 और स्पेसिफिक यील्ड है 25। तो यहाँ पे अब इस 2 मीटर क्यूब इसका टोटल वॉल्यूम है, सैंडी सॉइल का है, ये बना है, इसका मतलब कि 34% इसमें वॉइड स्पेस है, यानी कि 2 मीटर क्यूब इंटू 34%, यानी 34/100 करने पे हमें मिलेगा 0.68 मीटर क्यूब, यानी कि इसकी पोरोसिटी है 0.68 मीटर क्यूब, या 0.68 मीटर क्यूब वाटर ये एक्वीफर होल्ड कर सकता है। ठीक है, इतना इसका स्टोरेज है। अब हमें क्या, इसमें से एक्सट्रैक्ट कितना कर सकते हैं, इसमें से कितना वाटर हम निकाल सकते हैं, यानी स्पेसिफिक यील्ड की बात कर रहा है। तो सॉइल की स्पेसिफिक यील्ड है 25%, यानी कि 2 मीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम है, इसमें से 25% जो वाटर है वो निकाल सकते हैं। 2 मीटर क्यूब डिवाइड बाई 25/100, यानी कि 0.5 मीटर क्यूब, यानी कि ये सैंपल 0.68 मीटर क्यूब वाटर को होल्ड कर सकता है, और इस इतने जो वाटर का स्टोरेज है उसमें से 0.5 मीटर क्यूब वाटर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, अ रॉक सैंपल हैज अ बल्क डेंसिटी ऑफ 2.2 एंड पार्टिकल डेंसिटी इज 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द पोरोसिटी ऑफ द रॉक सैंपल, इस रॉक सैंपल की पोरोसिटी कितनी है। ठीक है, तो पोरोसिटी हमने पीछे देखा था कि 1 माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइड बाई पार्टिकल डेंसिटी। तो 1 माइनस बल्क डेंसिटी कितनी है 2.2, पार्टिकल डेंसिटी हो गई 2.65, तो ये हो गया 1 माइनस 0.83, तो रिमेनिंग 0.17 या 17%। तो इस रॉक सैंपल की पोरोसिटी है 17%, यानी 17% वॉइड स्पेस है और रिमेनिंग 83% पे पार्टिकल का वॉल्यूम है। नेक्स्ट आ गया परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ रॉक या सेडिमेंट टू अलाउ फ्लूइड, कि उसमें से वाटर, यहाँ पे फ्लूइड का मतलब मेनली हम वाटर ही लेते हैं, कि किसी रॉक या किसी सॉइल के सैंपल में से वो वाटर को पास होने दे रही है या नहीं दे रही है, किस रेट पे वाटर पास हो रहा है, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। लाइक वाटर टू पास थ्रू इट, हाउ इजीली वाटर कैन फ्लो थ्रू द स्पेस विद इन द मटेरियल, यानी कि वाटर कितना इजीली या कितना डिफिकल्टी उसको हो रही है मटेरियल में से पास होने में, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी यानी कि
परमिएबिलिटी परमिशन, यानी कि वाटर को या फ्लूइड को पास होने के लिए परमिशन ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। इट डिटरमाइन हाउ इजीली ग्राउंड वाटर कैन मूव थ्रू द एक्वीफर। इससे हमें पता लगता है कि एक्वीफर के अंदर वाटर कितना इजीली मूव करता है। हाई परमिएबिलिटी होगी तो जो वाटर का रिचार्ज होगा वो भी क्विकली होगा। अभी ये सरफेस है, यहाँ पे ये वाटर टेबल है। अगर परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी तो कुछ अमाउंट के ये प्रेसिपिटेशन हुआ है तो बहुत कम टाइम में, जैसे विद इन 1 आवर इसका वाटर का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, वाटर टेबल इंक्रीज हो जाएगी। वही अगर परमिएबिलिटी कम है तो इसको 1 आवर की जगह 1 डे भी लग सकता है, 1 मंथ भी लग सकता है। ठीक है। और दूसरा, सप्लाई टू वाटर वेल एट फास्ट रेट, कि परमिएबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो वाटर को हम एक्सट्रैक्ट भी फास्ट कर सकते हैं। भाई परमिएबिलिटी यानी कि वाटर जल्दी मूव कर पा रहा है, तो ये जितना जल्दी रिचार्ज होगा उतना जल्दी हम इसको इजीली निकाल भी सकते हैं। परमिएबिलिटी अगर कम है तो वाटर को निकालने में भी टाइम लगेगा। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो ग्रेन साइज, सॉल्टिंग, इंटरकनेक्टनेस ऑफ द पोर्स, फ्रैक्चर एंड क्रैक, यही जो सारे पॉइंट पोरोसिटी में हमने पढ़े थे वही अफेक्ट करते हैं परमिएबिलिटी में भी। परमिएबिलिटी की यूनिट क्या होती है, डार्सी या मिली डार्सी। ये अभी हम आगे डार्सी लॉ पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें दोबारा आएगी। 1 डार्सी represent the permeability that allows a fluid with a viscosity of 1 centipoise to flow at a rate of 1 centimeter per second under a pressure gradient of 1 atmosphere per centimeter। ये जब डार्सी लॉ पढ़ेंगे उसमें हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। ये कौन कौन से फैक्टर है जो परमिएबिलिटी अफेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले ग्रेन साइज। लार्ज ग्रेन साइज होगी, पार्टिकल की साइज बड़ी बड़ी होगी तो परमिएबिलिटी हाई होगी। ठीक है। इजीली वाटर पास कर पाएगा बिकॉज देयर इज मोर स्पेस फॉर द वाटर टू फ्लो। सॉर्टिंग, अगर वेल सॉर्टेड सेडिमेंट है यानी कि एक ही साइज के पार्टिकल है या ग्रेन साइज इक्वल है सबकी, तो परमिएबिलिटी हाई होगी। ठीक है। और वही पुअरली सॉर्टेड है तो उनकी परमिएबिलिटी कम होगी। इंटरकनेक्टनेस ऑफ द पोर, कि भाई ये जो वॉइड स्पेस है ये सारे ऐसे कनेक्टेड है ना, जैसे इस कंडीशन में ये वॉइड स्पेस और ये वॉइड स्पेस डायरेक्टली कनेक्टेड है, और इस कंडीशन में जैसे ये वॉइड और ये वॉइड कनेक्ट है नहीं, यहाँ पे बीच में ये पार्टिकल आया हुआ है तो यहाँ पे परमिएबिलिटी हाई होगी इसमें, और इस कंडीशन में परमिएबिलिटी लो होगी। ठीक है। पोर कनेक्टेड होंगे तो इजीली इनको रूट मिल जाएगा, और अगर पोर कनेक्ट नहीं है तो इनको वाटर को फ्लो होने में दिक्कत आएगी तो परमिएबिलिटी कम हो जाएगी। फ्रैक्चर और क्रैक ये हमेशा परमिएबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। सिग्निफिकेंटली इंक्रीज परमिएबिलिटी इवन इन रॉक विद द लो पोरोसिटी। अगर लो पोरोसिटी की रॉक है, ग्रेनाइट है या क्वार्ट्ज है जिनकी पोरोसिटी बहुत कम है बट उसमें क्रैक्स है या फ्रैक्चर है, तो उनकी भी परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। सॉइल पार्टिकल साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक, अब हम जैसे क्ले, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल, क्ले पार्टिकल होते हैं जिनका डायमीटर होता है 0.002 mm से भी कम। सिल्ट है जिनका 0.002 से 0.05 तक। सैंड है 0.05 से 2 mm तक, और 2 mm से बड़ी साइज का पार्टिकल होता है सॉइल का, उसको बोलते हैं ग्रेवल। ठीक है। ये इनकी पोरोसिटी का लेवल है, ये इनके परमिएबिलिटी का लेवल है। यानी कि क्ले में परमिएबिलिटी सबसे कम है, यानी किसी भी एक्वीफर अगर वो क्ले से बना है तो वो पुअर एक्वीफर है, वो हमारे इतने काम का नहीं है। और वही कोई एक्वीफर अगर सैंड या ग्रेवल का बना है तो उसमें से ज़्यादा अमाउंट में वाटर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। क्ले हैज़ हाई पोरोसिटी ड्यू टू इट्स स्मॉल फ्लैट, ये मतलब कि क्ले की पोरोसिटी तो हाई होती है बहुत, हमने देखा था 45% होती है, पर इसकी परमिएबिलिटी बहुत कम होती है। स्पेसिफिक यील्ड हमने देखा था वो सिर्फ 3% ही था। तो क्ले वाला जो एक्वीफर है, जो एक्वीफर क्ले का बना होता है वो इतना अच्छा नहीं रहता हमारे लिए। अब टाइप ऑफ एक्वीफर बेस्ड ऑन द परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी के बेस पे एक्वीफर के क्या टाइप है।
तो एक होते हैं एक्वीफर्स। एक्वीफर जो नॉर्मली एक काफी बड़ी अमाउंट में वाटर को स्टोर कर सकते हैं और इजीली उनमें से हम वाटर को निकाल सकते हैं। यानी कि एक्वीफर है जिनकी पोरोसिटी भी अच्छी होती है और उनकी परमिबिलिटी भी बढ़िया होती है, दोनों ओके है। फिर नेक्स्ट है एक्विटार्ड। एक्विटार्ड यानी कि इनकी परमिबिलिटी कम होती है, लो परमिबिलिटी मटेरियल, जैसे क्ले या शेल से बने हैं, पर इनकी पोरोसिटी बढ़िया रहती है। ठीक है कि भाई ये इसका एग्जांपल हो गया क्ले। ये पोरोसिटी तो बहुत अच्छी है पर इनकी परमिबिलिटी कम है। फिर एक होता है एक्विक्लूड, जिनकी पोरोसिटी तो बढ़िया होती है पर परमिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है, जीरो परमिबिलिटी, ऑलमोस्ट जीरो परमिबिलिटी होती है, उनको बोलते हैं एक्विक्लूड। और सबसे लास्ट में एक्वीफ्यूज, जिनकी ना तो पोरोसिटी होती है ना परमिबिलिटी होती है। एक्वीफ्यूज यानी कि ग्रेनाइट आप समझ सकते हो, जिसकी पोरोसिटी भी 1% या उससे कम रहती है, और जब पोरोसिटी इतनी कम है तो फिर उनकी परमिबिलिटी भी कम ही होगी। ठीक है, एक्वीफ्यूज यानी कि नाइदर पोरोसिटी नॉर परमिबिलिटी। एक्वीक्लूड जो वर्चुअली इम्परमिएबल मटेरियल है और वो वाटर के मूवमेंट को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं वाटर को पास होने में। ठीक है, टाइप ऑफ रॉक फॉर्मेशन दैट मेक गुड एक्वीफर। तो जो सेडिमेंट्री रॉक होती है उनसे जो एक्वीफर बने होते हैं वो बढ़िया रहते हैं। कि सैंडस्टोन और लाइमस्टोन है तो इनकी पोरोसिटी भी बढ़िया रहती है और इनकी परमिबिलिटी भी अच्छी रहती है। लाइमस्टोन में क्या होता है कि ये एक्वीफर है जो लाइमस्टोन का बना है, यहाँ पे लाइमस्टोन है, तो जब वाटर यहाँ पे आएगा तो लाइमस्टोन वाटर में डिजोल्व हो जाता है, और डिजोल्व होने के बाद ग्राउंड वाटर सपोज इस साइड पे मूव किया तो यहाँ से पूरा एरिया खाली हो जाता है, एकदम एम्प्टी हो जाता है। तो इसकी वजह से ये एकदम ग्राउंड के नीचे केव्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसे एकदम खाली खाली गुफा बन जाती है, केव बन जाती है। इसको बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम मतलब 100% पोरोसिटी हो जाती है, पूरा खाली हो जाता है, पूरा एम्प्टी हो जाता है। फ्रैक्चर्ड इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक है, तो जो फ्रैक्चर्ड रॉक है यानी इनमें क्रैक्स है तो ये भी अच्छे एक्वीफर होते हैं। ग्रेनाइट है, बासाल्ट है, तो ये तो ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होते हैं, ये तो इनको हम एक्वीफ्यूज बोल सकते हैं। बट फ्रैक्चर कैन क्रिएट पाथवे फॉर वाटर, पर अगर इनमें फ्रैक्चर है तो ये गुड एक्वीफर हो सकते हैं। फ्रैक्चर होते हैं तो उनकी वजह से पोरोसिटी और परमिबिलिटी दोनों इंक्रीज होती है। ठीक है, ये एक्विटार्ड और एक्विक्लूड ये भी आप नोट कर लेना इनके बारे में भी। जैसे एक्विटार्ड के एग्जांपल हो गए क्ले, शेल, और एक्विक्लूड के एग्जांपल हो गए इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक जो अनफ्रैक्चर्ड है। ठीक है, और कॉम्पैक्टेड क्ले है यानी कि उनकी पोरोसिटी भी कम कर दी तो उसकी वजह से परमिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई। यानी कि क्ले में वैसे भी 3% स्पेसिफिक यील्ड है, अगर इसी को हम और कंप्रेस कर देंगे, कॉम्पैक्ट कर देंगे, तो ये 3% से 1% या उससे भी नीचे जा सकती है। उस कंडीशन में ये एक्विक्लूड बन जाता है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्ले को अगर हम कॉम्पैक्ट कर लेंगे तो वो क्या बनेगा, तो वो एक्विक्लूड बनता है। ठीक है, किसी भी गुड एक्वीफर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो हाई पोरोसिटी, उसकी पोरोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा अमाउंट में वाटर को स्टोर कर सके। हाई परमिबिलिटी, ताकि वाटर इजीली हम निकाल सकें, एक्सट्रैक्शन वाटर का इजीली हो, कम एनर्जी से हम वाटर निकाल सकते हैं। और एक्सटेंसिव एरिया, यानी ये दोनों जो प्रॉपर्टी है ये एक बहुत बड़े एरिया में होनी चाहिए। भाई ये अगर ये 5 किलोमीटर का एरिया है, उसमें हाई पोरोसिटी हाई परमिबिलिटी वाला एक्वीफर है तो उसमें कम वाटर स्टोर होगा, और वही अगर 50 किलोमीटर तक का अगर ये इसी सेम प्रॉपर्टी की रॉक या सॉइल का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा स्टोर होगा। यानी कि बड़े एरिया में ये हाई पोरोसिटी और हाई परमिबिलिटी वाला एक्वीफर है तो वो ज़्यादा गुड है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जोन की। सैचुरेटेड जोन यानी कि वाटर टेबल के नीचे वाला जोन, जो कंप्लीटली वाटर से फिल रहता है, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड जोन। अनसैचुरेटेड जोन जो वाटर यानी मॉइस्चर के तौर पे जो वाटर है और एयर से जो वॉइड स्पेस है वो फिल रहते हैं, यानी यहाँ पे
सैचुरेटेड जोन में जो वॉइड स्पेस है वो कंप्लीटली वाटर से फिल रहते हैं। अनसैचुरेटेड जोन में जो वॉइड स्पेस है वो या वाटर से, मॉइस्चर के तौर पे जो वाटर है उससे, या एयर से फिल रहते हैं। ठीक है, और अनसैचुरेटेड जोन को विंडोज जोन भी कहते हैं। इन दोनों की जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं वाटर टेबल। ठीक है, वाटर टेबल। अभी वाटर टेबल एक सीधी लाइन है, पर वाटर टेबल के ऊपर थोड़े अमाउंट में कुछ अमाउंट में वाटर होता है कि भाई ये जैसे वाटर टेबल है, वाटर टेबल, और इसके नीचे जो सॉइल होगी वो तो 100% सेचुरेटेड होगी, और ये ऊपर में जो सॉइल है ये ऑलमोस्ट कुछ अमाउंट में मॉइस्चर, यानी कि थोड़ा सा अगर इसको ड्राई करेंगे तो ये 0% सेचुरेटेड या कंप्लीटली अनसेचुरेटेड बोल सकते हैं। पर वाटर टेबल से जस्ट ऊपर कैपिलरी एक्शन के कारण, कैपिलरी एक्शन यानी कि अगेंस्ट द ग्राउंड वाटर, कि भाई ये वाटर टेबल है, इसके नीचे पूरा कंप्लीटली सेचुरेटेड है, पूरा जो वॉइड स्पेस है वो वाटर से फिल है, पर इसके ऊपर कुछ अमाउंट में, जैसे सपोज 50 या 70% सेचुरेशन है, यानी 100% तो नहीं है, पर कैपिलरी फ्रिंज के कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण यहाँ पे जो ऊपर का अनसेचुरेटेड जोन है उससे ज़्यादा मॉइस्चर है। ठीक है, उसके कंपेयर में ये सेचुरेटेड है। तो इस वाटर को, इस जो फिनोमेना इसको बोलते हैं कैपिलरी फ्रिंज, यानी कि ये ट्रांजिशन जोन हो गया एक तरह से, कि यहाँ से इतना एरिया है, यहाँ पे सेचुरेशन है 10% से कम है, और जो सेचुरेटेड जोन है वो 100% सेचुरेटेड है। तो जो 50, 70, 80% सेचुरेशन का एरिया उसको बोलते हैं कैपिलरी फ्रिंज। अब वाटर टेबल एक मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होती है, और कैपिलरी फ्रिंज होती है वो जिगजैग इसका पाथ होता है। अब अनसैचुरेटेड जोन क्या होता है कि जोन ऑफ एरेशन, एरेशन यानी इसमें एयर होती है, द एरिया बिटवीन द लैंड सरफेस एंड द वाटर टेबल वेयर सॉइल पोर्स कंटेन बोथ एयर एंड वाटर। इसमें वाटर और एयर दोनों होते हैं। सॉइल मॉइस्चर, वाटर हेल्ड इन द सॉइल वाइटल फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्टिंग इकोसिस्टम, यानी सॉइल की मॉइस्चर होती है उसके थ्रू प्लांट वाटर को अपटेक करते हैं। इनफिल्ट्रेशन, ऐसी जो अनसैचुरेटेड जोन है उसमें इनफिल्ट्रेशन होता है, द प्रोसेस ऑफ वाटर मूविंग फ्रॉम द सरफेस इनटू सॉइल। इनफिल्ट्रेशन यानी कि जो सरफेस वाटर है वो वर्टिकली नीचे मूव करता है ग्राउंड वाटर में, और जब ये सैचुरेटेड जोन में आ जाएगा तो फिर तो ये वाटर टेबल है, फिर ये नीचे मूव ना करके साइड में मूव करने लग जाता है, यानी कि जो वर्टिकली नीचे मूव करता है वाटर उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन सिर्फ अनसैचुरेटेड जोन में ही होता है। ठीक है, परकोलेशन क्या है, द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू द अनसैचुरेटेड जोन, यानी इनफिल्ट्रेशन या परकोलेशन ऑलमोस्ट एक ही बात है, दोनों सिनोनिम के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैपिलरी फ्रिंज, the zone just above the water table where water is held by capillary action. Capillary action यानी the force that cause water to rise in a narrow tube. कैपिलरी एक्शन आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये दिवाली को दीपक जलाते हैं तो ये कॉटन की जो बत्ती होती है ना, तो इसमें ग्रेविटेशन के अगेंस्ट ऑयल की सप्लाई होती है, और उसके थ्रू ये जो दीपक है वो जलता है। तो यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी फ्लूइड का अपवर्ड मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो इसी तरह ये देखो, जो ग्राउंड वाटर में सैचुरेशन जोन है इसके ऊपर वाटर का ग्रेविटी के अगेंस्ट अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कैपिलरी फ्रिंज। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वाटर राइजेज अगेंस्ट द ग्रेविटी ड्यू टू सरफेस टेंशन, सैचुरेशन इज लेस देन 100%। इसका सैचुरेशन मैंने पीछे बताया था कि 50% या 70-80% होता है, बट पोर्स आर मोस्टली फिल्ड विद वाटर एंड थिकनेस वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल टाइप, थिकर इन द फाइन ग्रेन्ड सॉइल। अभी ये जो कैपिलरी एक्शन वाला, जैसे ये वाटर टेबल है और ये कैपिलरी फ्रिंज है, ठीक है, तो ये जोन कितना बड़ा होगा, इसकी डेप्थ कि भाई 5 सेंटीमीटर कहीं पे होगी, कहीं पे 50 सेंटीमीटर होगी। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की सॉइल है। अगर क्ले सॉइल है या जो फाइन ग्रेन सॉइल है, यानी कि छोटे छोटे ग्रेन्स है, तो वहाँ पे इसकी डेप्थ ज़्यादा होगी। ठीक है, और वही बड़े पार्टिकल है तो वहाँ पे जैसे ग्रेवल का कोई एक्वीफर है तो उसमें ये ऑलमोस्ट एब्सेंट रहता है।
अगर बहुत बड़े पार्टिकल है किसी एक्वीफर में तो वहाँ पे कैपिलरी फ्रिंज ऑलमोस्ट एब्सेंट रहता है या फिर उसकी डेप्थ बहुत कम रहती है, और वहीं छोटे पार्टिकल है तो वहाँ पे ज़्यादा रहती है। सैचुरेटेड जोन, वाटर टेबल, द अपर सरफेस ऑफ द सैचुरेटेड जोन को बोलते हैं वाटर टेबल। ठीक है, वाटर टेबल यानी सैचुरेटेड जोन वाटर टेबल के नीचे होता है, और इसके अंदर जो पूरे पोर है वो कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर होते हैं। ये सैचुरेटेड जोन फ्लक्चुएट करता रहता है, वाटर टेबल भी फ्लक्चुएट करती है कि भाई सीजनल चेंज, मानसून सीजन है तो उस कंडीशन में वाटर टेबल ऊपर आ जाती है। उसके बाद हम यूज ज़्यादा करते हैं, रिचार्ज कम होता है तो वापस नीचे आ जाती है वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर के रिचार्ज और जो डिस्चार्ज की रेट है उस पर डिपेंड करती है। ह्यूमन एक्टिविटी में जैसे पंपिंग, अगर हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, बोरवेल ट्यूबवेल वगैरह चला रहे हैं तो कंटिन्यू वाटर टेबल नीचे जाएगी। ठीक है, अब ये देखो कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्वीफर। कन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है, जो जिसका ऊपर का पोर्शन डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्टेड है। ठीक है, अभी जैसे ये एक्वीफर है तो ये इसकी वाटर टेबल है और इसके ऊपर डायरेक्ट ग्राउंड है। ठीक है, और जो कन्फाइंड होगा यानी कि ये एक्वीफर है जैसे, तो इसके ऊपर भी इम्परमिएबल लेयर है, यानी कि ये डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो रेन होगी उसकी वजह से इस एक्वीफर को कोई वाटर नहीं मिलेगा, ये रिचार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये एक्वीफर रिचार्ज होगा और उसके बाद इन दोनों एक्वीफर के बीच में एक्वीफ्यूज या एक्वीटार्ड उस टाइप की मैकेनिज्म है, उसकी वजह से वाटर ये दोनों कनेक्ट नहीं होंगे। यानी कि इस जो कन्फाइंड एक्वीफर है इसका रिचार्ज एरिया सिर्फ ये इतना है जहाँ पे ऊपर वाली लेयर खत्म हो गई। अभी ये जैसे कि लेयर है जिसकी परमिबिलिटी 0 है, इतने एरिया में जो प्रेसिपिटेशन होगी उसके थ्रू ये वाटर टेबल है या ये एक्वीफर है, इसी को वाटर मिलेगा, इसी की सप्लाई बढ़ेगी। सिर्फ इतना एरिया है, यहाँ से अगर जो रेनफॉल के थ्रू वाटर परकोलेट होगा उसकी वजह से इस एक्वीफर का वाटर लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि कन्फाइंड एक्वीफर वो हो गए जो दो लेयर के बीच में सैंडविच है, दोनों के बीच में है, और ये डायरेक्ट सरफेस से कनेक्ट नहीं रहते हैं, या इनका एक बहुत छोटा पोर्शन होता है वो ही डायरेक्ट कनेक्ट रहता है सरफेस से। ठीक है, और जो अनकन्फाइंड होते हैं वो डायरेक्टली जो सरफेस होती है उसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, कि ऊपर यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत ही प्रेसिपिटेशन हुआ तो उसकी वजह से इसको वाटर मिलेगा। ठीक, वाटर टेबल क्या है, तो वाटर टेबल हो गया सैचुरेटेड जोन के जो सबसे ऊपर वाली बाउंड्री है उसको बोलते हैं हम वाटर टेबल। जैसे ये भी वाटर टेबल है, ये भी इस लेवल की वाटर टेबल है। ठीक है, एक होता है पर्च्ड एक्वीफर वाटर टेबल। पर्च्ड एक्वीफर, पर्च मतलब एक तरह से झूठी वाटर टेबल, यानी कि जो हमें थोड़े टाइम के लिए वाटर देगी। यानी जैसे ये एक्वीफर है, इसके ऊपर एक ये छोटा सा एक्वीफर है, ये देखो, तो इसके ऊपर भी कुछ अमाउंट में वाटर स्टोर होगा, क्योंकि ये यहाँ से वाटर नीचे नहीं जाने दे रहा है। यानी ग्राउंड सरफेस पे इतने एरिया में जो प्रेसिपिटेशन होगा उसके थ्रू इस एक्वीफर को वाटर मिलेगा। यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होगा उसको ये जो रॉक है, इम्परमिएबल रॉक है, ये नीचे जाने से रोक लेगी, उसकी वजह से वाटर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इस कंडीशन हम यहाँ पे अगर एक हमने वेल बनाया, एक कुआं खोदा, तो इनिशियली हमें इतने लेवल पे भी वाटर मिल जाएगा, तो एक बार वो हमें लगेगा कि हम वाटर टेबल तक पहुँच गए, पर यहाँ पे वाटर बहुत कम अमाउंट में होगा तो वो जल्दी ये सूख जाएगा। तो एक्चुअल वाटर टेबल होगी ये, पर्च वाटर टेबल या झूठी वाटर टेबल होगी ये। ठीक है, और एक होता है पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस। पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस यानी कि अब ये एक्वीफर, ये जैसे कन्फाइंड एक्वीफर है, इसका ऊपर का लेवल ये है। ठीक है, और यहाँ से ये इधर कनेक्टेड है पूरा, ये कन्फाइंड है, यहाँ पे पूरा नीचे है इसका लेवल। अगर यहाँ से हम एक वेल बनाएंगे जो ये इस इम्परमिएबल लेयर को भी तोड़ के नीचे तक जाएगा, तो जब ये वेल बनेगा तो इसके लेवल तक इसमें वाटर फिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रेशर इक्वल है। वाटर हमेशा, जैसे कि ये एक ट्यूब हम अगर ऐसे करते हैं जिसमें वाटर फिल करते हैं तो यहाँ और यहाँ पे वाटर का लेवल इक्वल होता है। तो इसी तरह कन्फाइंड एक्वीफर में जब हम कोई वेल बनाएंगे तो उसका लेवल ऊपर तक आएगा। ठीक है,
तो ये लेवल और ये लेवल इक्वल होगा। इनके बीच में अगर हम एक ये इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करेंगे तो इसको हम बोलेंगे पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस, ठीक है, या पीजोमेट्रिक सरफेस। अब ये देखो कि ये सरफेस है और यहाँ पे जो सरफेस का लेवल है ये इस पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस से नीचे है। तो यहाँ से अगर एक कोई वेल बना, यहाँ पे कोई वेल बना, तो इस वेल में ऑटोमेटिक वाटर बाहर की तरफ फ्लो करेगा, क्योंकि भाई कोई भी वेल बनाएंगे तो उसमें पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस तक वाटर ऑटोमेटिकली आएगा, उसको कोई एक्सटर्नल पंपिंग की जरूरत रहेगी नहीं। यहाँ पे सरफेस का लेवल ही इस पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस से नीचे है, तो ये ऑटोमेटिक फ्लो होगा, इसमें कंटिन्यू वाटर अपने आप बाहर आएगा। तो इस टाइप का जो वेल होता है उसको बोलते हैं हम आर्टेशियन वेल। क्या बोलते हैं? आर्टेशियन वेल। आर्टेशियन वेल यानी कि ऐसे वेल जिनमें अपने आप पानी बाहर आता है, ठीक। और ये है हमारा जो कन्फाइंड एक्वीफर, इसमें हमने ये वेल बनाया, तो ये हो गया वाटर टेबल वेल, यानी इस वेल में यहाँ तक तो वाटर फिल रहेगा। इसके बाद हमें वाटर निकालना है तो हमें पंपिंग करनी पड़ेगी। यानी नॉर्मल वेल में हमें पंपिंग करनी पड़ती है, आर्टेशियन वेल में पंपिंग नहीं करनी पड़ती है, उसमें ऑटोमेटिकली वाटर है वो जो सरफेस है उससे बाहर आ जाता है, ठीक है। confined aquifer, that aquifer sandwich between two layer of the impermeable material, ठीक है। This confine the water within the aquifer under pressure. Water is under pressure greater than the atmospheric pressure. Confined aquifer में वाटर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, ठीक है। When penetrated by a well, इसके अंदर confined aquifer में हम एक वेल बनाएंगे, the water level will rise above the top of the aquifer. तो जैसे ये इस confined aquifer में इसका वाटर लेवल एक्चुअल में यहाँ है, यहाँ पे हमने एक वेल बनाया तो इतने तक पानी आ जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में यहाँ पे देखो वाटर का लेवल यहाँ है, पर जैसे ही हमने वेल बनाया तो इसका वाटर यहाँ तक आ जाएगा। जबकि नॉर्मल जो अनकन्फाइंड एक्वीफर होता है उसमें वाटर का लेवल वाटर टेबल के इक्वल ही रहता है। अभी यहाँ पे हमने वेल बनाया, हमें पता नहीं है कि इसमें एक्चुअल में यहाँ ये वाटर टेबल है, तो यहाँ से हमने बनाया तो ऑटोमेटिकली इसका पानी इतने लेवल तक इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस, ठीक है। Recharge occur in the area where the confining layer is absent or more permeable. इसमें रिचार्ज कहाँ होता है? जहाँ पे कन्फाइनिंग लेयर एब्सेंट होती है या परमिएबल हो जाती है। अभी देखो इतने एरिया में प्रेसिपिटेशन होगा तो उसकी वजह से इस एक्वीफर को कोई वाटर नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये देखो जो कन्फाइनिंग लेयर है, यहाँ इतने एरिया में ये कन्फाइनिंग लेयर एब्सेंट है, तो इतने एरिया में जो प्रेसिपिटेशन होगी उसकी वजह से ही इसमें रिचार्ज होगा, ठीक है। और जबकि अनकन्फाइंड एक्वीफर को पूरा एरिया मिलता है रिचार्ज होने के लिए, ठीक है। अनकन्फाइंड एक्वीफर, एन एक्वीफर वेयर द अपर सरफेस ऑफ द वाटर इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, जो ऊपर की वाटर टेबल है उसके ऊपर डायरेक्ट सरफेस है, ठीक है। वाटर लेवल इन वेल कोइंसाइड विद द वाटर टेबल, यहाँ पे हम कोई वेल बनाएंगे तो उसमें वाटर का लेवल वाटर टेबल तक ही राइज होगा, उसके बाद हमें पंपिंग करनी पड़ेगी। रेडिली रिचार्ज बाय द रेनफॉल, ये इजीली रिचार्ज हो जाता है क्योंकि इनको बहुत बड़ा एरिया मिलता है रिचार्ज होने के लिए। मोर ससेप्टिबल टू कंटामिनेशन, तो ये इनके ये फायदे हैं, तो ये नुकसान भी है कि ये कंटामिनेशन से ज़्यादा ससेप्टिबल है। जैसे कि इतने यहाँ पे अगर कोई केमिकल का डंपिंग हमने कर दी है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा, तो उसके बाद ये जो केमिकल है ये इसके साथ वाटर के साथ डिजोल्व होके इस एक्वीफर को कंटामिनेट कर सकता है। जबकि जो कन्फाइंड एक्वीफर है उसमें इसका फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे केमिकल होगा तो उसकी वजह से ये एक्वीफर कंटामिनेट नहीं होगा, जबकि ये कंटामिनेट हो सकता है। यानी कि कंटामिनेशन से ज़्यादा रिस्क रहती है अनकन्फाइंड एक्वीफर को। जो कन्फाइंड एक्वीफर है उनको अगर इस एरिया में कोई हार्मफुल केमिकल अगर है तो फिर ये कंटामिनेट होगा, बाकी रिमेनिंग एरिया में कहीं भी अगर कुछ भी दिक्कत है तो जो कन्फाइंड एक्वीफर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस या पीजोमेट्रिक सरफेस ये क्या होती है? एन इमेजिनरी सरफेस दैट रिप्रेजेंट द लेवल टू विच वाटर
would rise in a well if they drilled a confined aquifer. कि confined aquifer में हमने एक वेल बनाया तो उसमें ऑटोमेटिकली कितने लेवल तक वेल में वाटर आ जाएगा, तो वो लेवल हो गया पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस। जैसे पीछे देखो, ये कन्फाइंड एक्वीफर में हमने यहाँ पे वेल बनाया तो इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ तक वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी होगी पीजियोमेट्रिक या पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस, ये और ये इक्वल है, ठीक है। इंडिकेट द हाइड्रोलिक हेड या प्रेशर विद इन द कन्फाइंड एक्वीफर, यानी कि ये जो कन्फाइंड एक्वीफर का प्रेशर है उसकी वजह से आता है। पीछे हमने पढ़ा था कि कन्फाइंड एक्वीफर का प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, और अनकन्फाइंड का जो एक्वीफर है उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। शोज द डायरेक्शन ऑफ द ग्राउंड वाटर फ्लो फ्रॉम द हायर टू लोअर पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस, ठीक है। पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस मगर थोड़ा बहुत चेंज है, अभी यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसका लेवल का फर्क है। इसका मतलब है कि वाटर रिचार्ज होके जिस साइड पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस लोअर साइड पे होगी उस तरफ वाटर मूव करेगा, यानी कि इस एक्वीफर में, इस कन्फाइंड एक्वीफर में यहाँ से वाटर रिचार्ज होके कंटिन्यू इस साइड मूव करेगा, उसकी वजह से ये लेयर की हाइट इस साइड थोड़ी सी कम है, ठीक। shows the direction of the groundwater flow, ठीक। the term piezometric surface is sometimes used to specifically for the confined aquifer. जनरली piezometric surface है वो हम confined aquifer के लिए यूज करते हैं, और potentiometric surface हम confined और unconfined दोनों के लिए यूज करते हैं। मतलब ये दोनों एक तरह से सिनोनिम ही है, पर piezometric जनरली हम unconfined जो confined aquifer है उनके लिए यूज करते हैं, और potentiometric surface confined और unconfined दोनों के लिए यूज करते हैं। आर्टेशियन वेल क्या होते हैं कि अ वेल दैट टैप्स इनटू अ कन्फाइंड एक्वीफर, ये कन्फाइंड एक्वीफर के अंदर वेल बनाएंगे वेयर पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस इज अबव द ग्राउंड लेवल। अभी जैसे यहाँ पे ये वेल बनाया है तो यहाँ ये ग्राउंड लेवल से पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस ऊपर है, इस कंडीशन में ये वाटर ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा, तो इसको बोलते हैं आर्टेशियन वेल, ठीक है। वाटर फ्लो फ्रीली फ्रॉम द वेल विदाउट द नीड ऑफ पंपिंग, यहाँ पे पंपिंग की जरूरत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली वाटर बाहर आएगा। क्यों? बिकॉज द प्रेशर विद इन द कन्फाइंड एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर के प्रेशर के कारण ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा। यानी आर्टेशियन वेल होते हैं वो हमेशा कन्फाइंड एक्वीफर में होते हैं, कन्फाइंड एक्वीफर के अंदर वेल बनाएंगे तो वो आर्टेशियन वेल होगा, ठीक है। पर्च्ड वाटर टेबल क्या है? पर्च्ड यानी हिंदी में बोले तो झूठी वाटर टेबल। लोकलाइज्ड जोन यानी एक लोकल जोन यानी कि छोटा सा एक्वीफर होगा ऑफ द सैचुरेशन अबव द मेन वाटर टेबल, मेन वाटर टेबल के ऊपर। जैसे पर्च वाटर टेबल है, ये देखो ये मेन वाटर टेबल है, इसके ऊपर है, ठीक है। अकरिंग व्हेन अ लेयर ऑफ द इम्परमिएबल मटेरियल लाइक क्ले विद इन द अनकन्फाइंड एक्वीफर प्रिवेंट वाटर डाउन फ्रॉम द परकोलेटिंग डाउनवर्ड, यानी कि इसके ऊपर एक छोटा सा एक्वीफर बन जाएगा, यहाँ पे वाटर स्टोर हो जाएगा और इस वाटर को ये नीचे मेन जो एक्वीफर है वहां तक जाने से प्रिवेंट करेगा। फॉर्म्स अ पर्च्ड जोन ऑफ सैचुरेटेड मटेरियल अबव द मेन वाटर टेबल, यानी मेन वाटर टेबल के ऊपर एक और वाटर टेबल बन जाएगी जिसको पर्च्ड जोन कहते हैं। ऑफन टेम्पररी एज वाटर में इवेंचुअली फ्लो लिटरली या एवापोरेट, ये टेम्पररी होती है, इसमें बहुत कम अमाउंट में वाटर स्टोर होता है, ठीक है। तो ये वाटर जनरली एवापोरेट हो जाता है क्योंकि ये सरफेस लेवल के बहुत पास होता है या धीरे धीरे फ्लो कर जाता है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ही वाटर स्टोर है और इसकी परमिबिलिटी बहुत कम है, बट एक लंबे टाइम के बाद ये धीरे धीरे पूरा पास आउट होके मेन वाटर टेबल तक आ जाएगा, ठीक है।